नमस्कार जी। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे। तो आइए आज की वीडियो में ना अपने सब क्लास 11th का NCERT मैथ स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम 1.1 का मतलब थ्योरी देखेंगे। मतलब 1.1 को बनाने से पहले उस पर जो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, मतलब उस पर जो थ्योरी बनते हैं उसको देख लेते हैं। इस थ्योरी के देखने के बाद आप अपने से मतलब 1.1 को क्लियर कर सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए ताकि आपको प्रश्नावली 1.1 में कोई कठिनाई हो ही नहीं। तो सबसे पहला चैप्टर का नाम इसमें है समुच्चय, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बुआ? इंग्लिश में बोलते हैं सर सेट्स। सेट्स बोलते हैं। इसको हम और नाम दे सकते हैं। समूह को क्या बोलते हैं? समूह भी बोल सकते हैं, समूह बोल सकते हैं। अच्छा, इसी को हम संग्रह भी बोल सकते हैं। अच्छा, इसी को और हम नाम दूसरा क्या दे सकते हैं सर? झुंड। मतलब इससे क्या पता चलता है कि मतलब है ना, यहाँ पे हम सेट से एक ही चीज़ पता किए कि ये एक समूह है या यह एक संग्रह है या यह एक क्या है? झुंड है। इसी को क्या बोलते हैं सर? सेट बोलते हैं। लेकिन ये तो क्लियर परिभाषा नहीं हुआ, क्लियर परिभाषा नहीं हुआ। यहाँ पे आइए हम एक उदाहरण से समझते हैं। कहने का मतलब है चार गो मित्र है ना, चार गो फ्रेंड शाम के है ना घूमने के लिए मतलब है ना जंगल की तरफ निकले, या मान लीजिए कि घूमने के लिए बाग की तरफ निकले। तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि गाय, बकरी, कुत्ता, हिरन, हाथी। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि गाय, बकरी, कुत्ता, हिरन और हाथी एक साथ नहीं रह सकता है। लेकिन यहाँ पे समझने के तौर पे मान लीजिए कि सब एक झुंड बना के उधर से आ रहे हैं। तो चार गो मित्र था, इस झुंड को देखा, गाय था, बकरी था, कुत्ता था, हिरन था और हाथी था। इन सभी झुंडों को देखकर सबने अपना अपना इस चीज़ को परिभाषित किया अपने अपने तरीके से। पहला फ्रेंड ने क्या बोला इसको है ना, इस झुंड को देख के पहला दोस्त ने क्या बोला कि यह ना जंगली जानवरों का समूह है। पहला फ्रेंड क्या बोला इन सभी झुंड को देखकर कि ये सभी जंगली जानवरों का समूह है। लेकिन दूसरा फ्रेंड इसी चीज को इस प्रकार से परिभाषित किया कि यह पालतू जानवरों का समूह है। क्या बोला कि यह पालतू जानवरों का समूह है। तीसरा फ्रेंड इसी चीज को कैसे परिभाषित किया तो ये बोला क्या कि यह जानवरों का समूह है। और चौथा फ्रेंड ने इसी चीज को कैसे परिभाषित किया तो इसको बोला चौथा फ्रेंड ने कि यह सबसे सुंदर जानवरों का समूह है। तो यहाँ पे अब बात करते हैं कि इन चारों दोस्तों में सबसे अच्छा तरीका से किसने परिभाषित किया। इस चीज पे गौर कीजिए कि मतलब इन झुंड को देखकर इन चारों दोस्तों ने सबसे अच्छा तरीका से अपने अपने तरीका से तो सब इसमें परिभाषित किया, लेकिन सबसे अच्छा तरीका से किसने परिभाषित किया उसी को जो सबसे अच्छा तरीका से परिभाषित करेंगे उसको क्या बोलेंगे? सुपरिभाषित। क्या बोलेंगे? सुपरिभाषित। मतलब सबसे अच्छा तरीका से जो परिभाषित किया। कहने का मतलब है ये तो जंगली जानवरों का समूह है, ये परिभाषित किया, लेकिन उतना सूटेबल नहीं किया। मान लीजिए इसमें तो सब जंगली जानवर नहीं है, गाय तो जंगली जानवर नहीं है, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए ये बोला कि पालतू जानवरों का समूह है। चलिए यहाँ पे तो सब ये पालतू है, गाय पालतू है, बकरी पालतू है, कुत्ता पालतू है, लेकिन हिरन पालतू है क्या? तो हिरन पालतू नहीं है। तो इन्होंने भी सही तरीका से परिभाषित नहीं किया। चलिए अगर हम बात करते हैं तीसरे दोस्त की, तो तीसरे दोस्तों ने बोला क्या बोला कि जानवरों का समूह है। हाँ, ये सभी तो क्या है? एक जानवर ही है, एक न एक जानवर ही है। तो इन्होंने बोला कि यह जानवरों का समूह है। तो यह सबसे अच्छा तरीका से परिभाषित किया, तो इसको बोलते हैं सुपरिभाषित किया, है ना। सुपरिभाषित किया इन्होंने, परिभाषित ही नहीं किया, सुपरिभाषित किया। मतलब अच्छा तरीका से इसको परिभाषित किया। और अगला आते हैं तो इसने अगला क्या है? चौथा दोस्त ने क्या बोला कि सबसे सुंदर जानवरों का। मान लीजिए सबके लिए अलग अलग जानवर सुंदर होता है। मान लीजिए हमको गाय बहुत सुंदर लगती है, लेकिन बकरी हमको अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, मान लीजिए हमको हिरन अच्छा नहीं लगता है, हाथी अच्छा लगता है। तो इसके लिए क्या बोला कि ये सबसे सुंदर जानवरों का समूह है। तो ये भी अच्छा तरीका से परिभाषित नहीं किया। तो अब इससे पता क्या चलता है कि कुछ सब दोस्तों ने अपना अपना तरीका से परिभाषित किया, लेकिन सबसे अच्छा तरीका से कौन दोस्त ने परिभाषित किया? ये किया तीसरा दोस्तों ने कि जानवरों का समूह है। तो अब इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि सेट का परिभाषा क्या होता है? तो सेट का परिभाषा कुछ इस प्रकार से हम दे सकते हैं, है ना, कि वस्तुओं का ऐसा समूह है ना, वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह को क्या बोलते हैं? वस्तुओं, है ना। लिखते हैं यहाँ पे समुच्चय के लिए डिफिनेशन। क्या लिखते हैं? समुच्चय का डिफिनेशन इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि वस्तुओं, है ना,
वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह, सुपरिभाषित समूह, सुपरिभाषित समूह को क्या बोलते हैं सर? ये समुच्च हम बोलेंगे। क्या बोलेंगे कि वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह को क्या बोलेंगे सर? यहाँ पे बोलेंगे कि यह एक समुच्च है, मतलब सेट है। अब यहाँ पे हम सुपरिभाषित का मतलब नहीं समझे। यहाँ तो समझ लिए कि सुपरिभाषित का अर्थ ये हो गया कि जिन्होंने सबसे अच्छा तरीका से इस चीज़ को परिभाषित किया, लेकिन हर जगह तो ये चीज़ लागू नहीं होगा। तो सुपरिभाषित का मतलब ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये है ना, व्यक्ति के अनुसार कभी बदले नहीं, व्यक्ति के अनुसार जो बदले नहीं, अनुसार बदले नहीं, है ना, उसी को क्या बोलते हैं? सुपरिभाषित बोलते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पे चलिए इस चीज़ को, डिफिनेशन को देख के तो यहाँ से इस उदाहरण को देखे तो कुछ ना कुछ तो क्लियर हुआ। आगे चलिए कुछ उदाहरण और लिए हुए हैं। यहाँ पे लिए हुए हैं सर कि भारत की, है ना, भारत की नदियाँ, है ना, भारत की नदियाँ। अब मान लीजिए कि भारत की, है ना, भारत की, है ना, नदियाँ। अब भारत में तो सब आप मान के बोलेंगे, इससे भारत की 5 नदियाँ की अगर हम बात कर ले, भारत की 5 नदियाँ, तो यहाँ पे व्यक्ति के अनुसार आंसर बदल जाएगा। हम बोलेंगे गंगा, ब्रह्मपुत्र, जो भी बोलेंगे यहाँ पे 5 गो नदी का नाम देंगे। जो मेरा अलग आंसर आएगा, किसी दूसरे दोस्त का अलग आंसर आएगा। तो ये क्या हो गया सर? सुपरिभाषित नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ सुपरिभाषित? क्योंकि ये व्यक्ति के अनुसार ना इसका आंसर जो है ना बदल रहा है। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं दूसरा इसमें, है ना, और दूसरा उदाहरण है कि 5 सबसे अच्छे अभिनेता बोले या खिलाड़ी बोले या अभिनेत्री बोले, जो भी बोले, तो ये भी सुपरिभाषित नहीं है। क्यों नहीं सुपरिभाषित है? तो यहाँ पे बउआ देख लो कि 5 सबसे अच्छे अभिनेता, किसी के लिए जैकी श्रॉफ अच्छा है, किसी के लिए सलमान खान अच्छा है, किसी के लिए क्या है अमिताभ बच्चन अच्छा है, किसी के लिए क्या है मान लीजिए अजय देवगन अच्छा है। तो सबका इसमें आंसर अलग अलग आएगा। तो ये भी क्या हो गया कि व्यक्ति के अनुसार ये क्या हो गया, बदल गया। व्यक्ति के अनुसार जैसे ही बदला तो ये सुपरिभाषित नहीं हुआ। चलिए अब बात करते हैं सर क्या कि यहाँ पे तीसरा उदाहरण ये है कि 10 से कम विषम प्राकृत संख्या समझते हैं और वो भी विषम। तो यहाँ पे इसके लिए हम लिख सकते हैं कि एक है सर, 3 है ना, 5 है, 7 है और 9 है। मतलब 3 क्या है, 10 से छोटा, ये क्या है विषम प्राकृत संख्या है। अच्छा एक चीज़ बताइए, ये जो है सबका आंसर इसमें अलग अलग आएगा क्या? अगर हमसे पूछेंगे कि 10 से कम विषम संख्या तो ये आंसर देंगे, और किसी और दूसरे व्यक्ति से पूछेगा तो कोई दूसरा आंसर देगा? नहीं सर, यही आंसर देगा। तो ये क्या हो गया सर? सुपरिभाषित हो गया। मतलब ये व्यक्ति के अनुसार ये इसका आंसर ही, मतलब इसको परिभाषित करने का तरीका नहीं बदला, इसलिए क्या कहलाएगा, ये परिभाषित कहलाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए चौथा बोला है क्या, यहाँ पे 9 होगा, है ना, x² बराबर 9 के हल लिखे तो इसका हल हो जाएगा, क्या होगा, सब लिखेगा, क्या लिखेगा, एक बार प्लस का 3 और एक बार माइनस का 3। जो भी हल लिखेगा ना सब इतना ही, जितना भी व्यक्ति से पूछा जाए ना, तरीका उसका कुछ भी हो लेकिन आंसर उसका सेम आएगा, इतना ही आएगा। तो इसका मतलब है सर कि ये भी क्या है सर, परिभाषित है। ये भी क्या है, परिभाषित है। मतलब ये भी क्या है, सुपरिभाषित है। मतलब इसका हल एक ही जैसा आएगा, किसी भी व्यक्ति से पूछा जाए तो एक ही जैसा आएगा। तो मतलब यहाँ से हम उदाहरणों से क्या समझे कि जो वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह हो उसी को क्या बोलते हैं सर, समुच्च बोलते हैं, उसी को सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छोड़ दिए वो भी हम क्लियर कर लेते हैं। अच्छा समुच्च का फादर से, है ना, क्या है, इसको हम लिख सकते हैं फादर ऑफ, क्या लिखते हैं सर, फादर ऑफ सेट थ्योरी। फादर ऑफ सेट थ्योरी किसको कहा जाता है, तो फादर ऑफ सेट थ्योरी जॉर्ज कैंटर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, जॉर्ज कैंटर को कहा जाता है। जॉर्ज कैंटर को कहा जाता है फादर ऑफ, है ना, सेट थ्योरी किसको कहा जाता है सर, जॉर्ज कैंटर को कहा जाता है। अब बात आता है सर कि मान लीजिए कि ये तो है कि ये सब क्या है, ये 2 क्या है सर, ये भी क्या हो गया, है ना, चौथा तीसरा क्या है सर, चौथा और तीसरा क्या है, तो ये सर एक सुपरिभाषित है। तो सुपरिभाषित मतलब ये सेट है, इसका मतलब है ये सेट है। तो सेट जो है, तो सबसे पहले हम सेट को निरूपित कैसे करते हैं, मतलब सेट के लिए हम क्या लिखेंगे, इसका नाम तो कुछ ना कुछ लिखना होगा। हाँ तो सेट को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं ना वो कैपिटल लेटर्स करते हैं, जैसे कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D, कुछ इस प्रकार से हम, है ना, सेट के लिए लिख सकते हैं, है ना। अगर दिखाना है कि ये, तो हम लिखेंगे A बराबर, मतलब A सेट है, एक सेट का नाम A है, जो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब चलिए अगर हम बात करते हैं कि सर ये सेट है, अब इसमें कुछ ये आंसर आया है, ये आया है आंसर, है ना, ये इसका मतलब ये सेट है, इसका कुछ इस प्रकार से आंसर मिला है। तो इसको 3 को
1 को, 3 को, 5 को, 7 को क्या बोलेंगे? तो इसको सर बोलते हैं अवयव। क्या बोलते हैं बाबू रे? अवयव बोलते हैं। अवयव जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है बाबू? एलिमेंट बोला जाता है। तो अवयव जो होता है ना, इसको क्या चीज़ से, अच्छा, इसको सेपरेट किया जाता है कॉमा लगाकर। क्या लगाकर? कॉमा लगाकर। मतलब अवयव को क्या चीज़ से सेपरेट किया जाता है? कॉमा लगाकर अलग किया जाता है। दूसरी और तीसरी बात क्या है? तीसरी बात यह है कि इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, इस प्रकार से इसको हम क्या करते हैं सर? डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं कि इसको क्या बोलते हैं? अवयव को एलिमेंट बोलते हैं, इसको कॉमा लगाकर। हाँ, इसमें ना सेट में जो लिखेंगे ना तो रिपीट नहीं होगा। कोई भी अवयव जो है ना, कोई भी अवयव है, एलिमेंट है, जो कि रिपीटेड नहीं होगा, कभी भी दोबारा नहीं लिखा जाएगा। अगर एक बार कहीं भी सेट में लिखा गया है तो वो दोबारा नहीं लिखाएगा। अच्छा, फादर ऑफ अगर सेट थ्योरी कोई पूछ लेगा तो इसको क्या चीज़ बोलेंगे सर? जॉर्ज केंटर है। अच्छा, समुच्चय का परिभाषा कोई पूछे ना तो समुच्चय का परिभाषा कुछ इस प्रकार से दी है कि वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह को क्या बोलते हैं सर? समुच्चय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समुच्चय बोलते हैं, मतलब सेट बोलते हैं, है ना। चलिए अब इसको हम देख लेते हैं कि समुच्चय को कितने तरीका से हम निरूपित कर सकते हैं, मतलब उस तरीका को। तो पहले इसको हम क्या कर लेते हैं? मिटा लेते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि समुच्चय का निरूपण। समुच्चय का निरूपण 2 विधि से किया जाता है। कितने विधि से किया जाता है? 2 विधि से किया जाता है सर। पहला विधि का नाम है रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। तो पहला विधि का क्या नाम है? रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, इसी को कहते हैं। और दूसरा विधि का नाम है सर समुच्चय निर्माण रूप। मतलब 2 विधि से निरूपण करते हैं सेट को। तो यहाँ पे पहला विधि में जो रोस्टर फॉर्म है ना, इसमें हम किस प्रकार से लिखते हैं अवयवों को सेट के रूप में? तो इसमें लिखा जाता है क्या? इसमें बोलता है क्या? मंझले कोष्टक में कॉमा लगाकर अवयवों को रूप, मतलब अवयवों को लिखा जाता है। मतलब रोस्टर फॉर्म में क्या किया जाता है कि मंझले कोष्टक के अंदर में, है ना, कोमा लगाकर अवयवों को लिखा जाता है। अब यहाँ पे देख लीजिए ना, यहाँ पे जो मान लीजिए सेट है, सेट को क्या चीज़ से दिखाते हैं सर? ए से, कैपिटल ए से, या कैपिटल बी से, या कैपिटल सी से हम लिख सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे इसी उदाहरण को हम लेते हैं कि बोला है कि क्या बोला है कि सर 10 से कम विषम प्राकृत संख्या। तो इसको लिखेंगे कैसे रोस्टर फॉर्म में? तो इसको लिखेंगे सर 10 से कम विषम प्राकृत संख्या। तो पहले तो क्या बोला है कि मंझला कोष्टक में, तो मंझला कोष्टक, ये कोष्टक लगाने में थोड़ा शुरू में क्या होता है सर? दिक्कत होता है, लेकिन धीरे धीरे जब लगाते हैं ना तो ये हो जाएगा। मंझले कोष्टक में उसके अवयव ये सब क्या है? अवयव है, ये एलिमेंट है। तो ये एलिमेंट है, 1 है सर, 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 9 है, और ये कोष्टक को क्या कर देना है? बंद कर देना है। तो ये क्या हो गया? सेट ए हो गया। एक सेट का नाम हो गया, क्या हो गया? सेट ए है। ए जो कि है 1 3 5 7 9, मतलब यहाँ पे बीच में कॉमा लगा है और इसको सेपरेट कर दिए। इसको क्या बोलते हैं? प्रत्येक को क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं, अवयव बोलते हैं। आइए इसमें दूसरा और एक सेट है बी, जिसका नाम हम देते हैं, अपने मन से नाम दे सकते हैं, CDE, कुछ भी नाम देना है दे सकते हैं। बोलते हैं क्या? यहाँ पे लिखा गया है क्या कि x² बराबर 9 का हल होगा। तो यहाँ पे हम इसके लिए लिख सकते हैं सेट कि एक होगा जी सर प्लस का 3, और दूसरा क्या हो जाएगा सर? माइनस का, है ना, माइनस का 3। ये अलग अलग चीज़ है, इसलिए रिपीट कर दिया है। ऐसा नहीं है कि क्या बोले हैं, यहाँ पे लिख दिए हैं कि रिपीट नहीं करता है। अवयव एलिमेंट को कभी भी रिपीट रूप में नहीं लिख सकते, मतलब दोबारा नहीं लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस था, इसलिए अलग अलग लिखे। चलिए हम पहले विधि को तो देख लिया कि सेट को निरूपण करने का 2 विधि था, जिसमें पहला विधि था रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में क्या किया जाता है कि मंझले कोष्टक के अंदर में अवयवों के बीच कॉमा लगाकर लिखा जाता है। चलिए अब दूसरा विधि का नाम है सर समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप, तो इसको क्या बोलते हैं? इसमें लिखने का क्या तरीका है सर? इसमें लिखने का तरीका है कि मंझले कोष्टक के में अवयवों को x या कोई और संकेत द्वारा उसका गुण लिखा जाता है। मतलब उसमें क्या लिखा जाता है? इसमें सिर्फ क्या किया जाता है? एलिमेंट को लिख देते हैं कॉमा लगा के, लेकिन इसमें क्या किया जाता है? मंझले कोष्टक के अंदर में, है ना, एलिमेंट को x या y, मतलब कोई दूसरा संकेत मानकर, और उसको कैसे लिखना है? उसका गुण सिर्फ लिखा जाता है। अब मान लीजिए इसी उदाहरण को हम लिखेंगे, यहाँ पे ए नाम देते हैं इसका। तो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? तो इसी को लिख सकते हैं, पहले तो है क्या लगाएंगे सर? ये लगाएंगे, मंझला कोष्टक लगाएंगे, इसमें भी लगेगा, है। तो इसको लिख सकते हैं x सच डैट। अच्छा, ये कहीं पर ऐसा है ना, सच डैट, है ना, ये 2 को 0 जी लगा है, यहाँ पे 2 को जो बिंदु लगा है, इसको क्या बोलते हैं? सच डैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सच डैट, है ना। या इसी को हिंदी में बोले तो इस प्रकार से, इस प्रकार है ना, क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं सच डैट, या इसको क्या पढ़ेंगे? इस प्रकार है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि ए एक्स सच डैट एक्स कैसा है? तो एक्स कैसा है? तो पहले के लिए लिखेंगे, है ना, 10 से, यहाँ पे क्या लिखा है कि 10 से, है ना, कम प्राकृत संख्या है। 10 से एक्स जो है 10 से कम विषम प्राकृत।
आइए अब तो यहाँ पे हम ये देख लिए कि समुच्चय का निरूपण का 2 विधि है, तो इसको हम देख लिए। अब आइए कि कुछ स्पेशल जो समुच्चय होते हैं ना उसके लिए क्या लिखते हैं। जैसे प्राकृत संख्याओं के समुच्चय के लिए प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, इसके लिए क्या संकेत लिखते हैं, समुच्चय। इसके लिए लिखते हैं सर प्राकृत संख्याओं के लिए क्या लिखते हैं सर, n लिखते हैं, है ना। इस प्रकार से हो जाएगा पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय के लिए हम क्या लिखते हैं, W लिखते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखते हैं, है ना, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय के लिए क्या लिखते हैं सर, R लिखते हैं। तो मतलब ये क्या हो गया, कुछ स्पेशल समुच्चय के लिए ये संकेत, है ना, स्पेशल आते हैं। अब बात करते हैं कि सर मान लीजिए ये एलिमेंट है ना, ये क्या है, एलिमेंट है, मतलब अवयव हैं 1 3 5 7 9। अब इसको अगर मान लीजिए कि ये कोई सेट दिया गया है, ये कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 3 5 7 9 है, तो अगर एलिमेंट है तो इसको हम किस प्रकार से लिखते हैं, अगर कोई भी सेट में अगर कोई एलिमेंट है तो इसको लिखते हैं बिलोंग्स टू, क्या लिखते हैं, इसको इसके लिए लिखते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का सिंबल क्या होता है, कुछ इस प्रकार से होता है, मतलब ये होता है बिलोंग्स टू। अब इसमें लिखेंगे इसके लिए कि है ना क्या बोलेंगे, 3 बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, सेट ए हो जाएगा, है ना। इसके लिए लिख सकते हैं और क्या लिखते हैं कि मतलब एक बिलोंग्स टू मान लीजिए कि सेट ए। अगर इसमें अवयव नहीं है, अगर मान लीजिए इसमें जो अवयव नहीं है उसको अगर हमको लिखना है तो उसके लिए लिखते हैं नॉट बिलोंग्स टू, क्या लिखते हैं, नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। तो इसका संकेत क्या हो जाएगा, तो बिलोंग्स टू लिखेंगे, इसको कट कर देंगे तो ये हो जाएगा नॉट बिलोंग्स टू। अब मान लीजिए इसमें अगर 7 9 तक है, इसमें लिखेंगे 12, अगर 12 पूछेंगे तो इसके लिए क्या लिखेंगे, नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, है ना। ये लिख सकते हैं कि ना 12 इसमें क्या है, इसमें नहीं है, सेट ए में 12 का एलिमेंट नहीं है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 11 नॉट बिलोंग्स टू, क्या हो जाएगा, ए मतलब समुच्चय ए में, है ना, एलिमेंट 11 नहीं है। तो इस प्रकार से क्या किए अपने सब क्या दिखे कि समुच्चय को निरूपण करने का 2 विधि है। समुच्चय का परिभाषा देख लीजिए, उसका फादर किसको कहते हैं और इसको किस प्रकार से निरूपित किया जाता है। तो आप और देखते हैं कि अगर एलिमेंट है तो उसके लिए क्या लिखते हैं और एलिमेंट नहीं है तो उसके लिए क्या लिखते हैं। तो वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रहने दीजिए। अगले वीडियो में अपने सब प्रश्नावली 1.1 को क्लियर कर लेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को पूरे शेयर कर दीजिए।